सबसे पहले तो राम राम भाई, सारे भाइयों बहनों को, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मुझे ये बताओ, 3 दिन के लिए वेकेशन पे गया था, तबीयत खराब थी, मैं रिकवर होता उतनी देर में ट्रम्प चाचा ने एक और वॉर शुरू कर दिया। खुद वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। एक पिछले 24 घंटे के अंदर जितनी भी दुनिया वर्ल्ड वाइड मीडिया है, सब एक ही बात कर रहे हैं, अब क्या होगा। पहले ये तो देख लो कि हुआ क्यों है ये, वेनेजुएला के ऊपर अटैक हो कैसे गया। पुतिन को इन्होंने वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा है, तो उसके हिसाब से तो अब ट्रम्प भी वॉर क्रिमिनल हो गए। वेनेजुएला के ऊपर धक्के से आपने एक वॉर थोप दी, जिसकी जरूरत थी भी नहीं। पता नहीं तुम्हें क्या लगता है, पहले तुमने ये इराक के साथ किया था, यही काम इन्होंने बांग्लादेश के साथ किया, यही काम इन्होंने श्रीलंका के साथ किया, यही काम इन्होंने अब वेनेजुएला में कर दिया है। क्या क्या कारण थे, जल्दी से आपको 3 कारण बता देता हूँ कि यूएसए ने वेनेजुएला में क्यों अटैक। पहला रीजन, वेनेजुएला की जितनी भी आर्थिक स्थिति है वो खत्म हो चुका है देश पूरी तरह। उसकी करेंसी की उतनी ही वैल्यू है जितनी की एक खाली लिफाफे की वैल्यू होती है ना, उतनी वैल्यू है वेनेजुएला की करेंसी। का सारा इनकम सोर्स, एक इनकम सोर्स है वेनेजुएला के पास, वो है तेल। तेल की मार्केट, यूएसए ने इतने सैंक्शन लगा रखे हैं वेनेजुएला के ऊपर कि अब वो तेल दुनिया भर में बेच ही नहीं सकती। सबसे बड़ा जो रेफ्यूजी क्राइसिस है, वो आज की डेट में साउथ अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला में हो रहा है। और जा कहाँ पे रहे हैं, यूएसए में जा रहे हैं ये, क्योंकि वेनेजुएला में कुछ है ही नहीं। पहला कारण गरीबी। दूसरा कारण, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रखने वाला देश है। यूएसए को जब ऑयल की कमी होती है, यूएसए को जब तेल चाहिए होता है, ये किसी ना किसी कंट्री पे अटैक कर देते हैं। कुछ ना कुछ कारण ऐसा सद्दाम हुसैन के टाइम पे उन्होंने बोला था सद्दाम हुसैन बिल्ड कर रहा है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इन्होंने सद्दाम हुसैन को फांसी दिलवा दी, कुछ नहीं मिला वहां पे, सिर्फ तेल था, कौड़ियों के भाव में इन्होंने तेल खरीदा। अब यही सेम कांड इन्होंने वेनेजुएला में कर दिए। वेनेजुएला, तीसरा सबसे बड़ा कारण, वेनेजुएला की हिस्ट्री के अंदर अगर आप जाएंगे, इन्होंने कुछ दशक पहले, 3 से 4 दशक पहले, यूएसए की कंपनीज तेल एक्सट्रैक्ट कर रही थी। ह्यूगो चावेज नाम का एक लीडर आता है और वो रातों रात यूएसए की कंपनीज को बोलता है कि निकलो यहाँ से, उसको बना दिया जाता है प्रेसिडेंट। उसी का चेला है ये निकोलस मदुरो। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उसी ऑपोजिशन पार्टी की लीडर को इस साल नोबेल पीस प्राइज मिला है। दुनिया में उसका भी बहुत चर्चा चला था कुछ 2-3 महीने पहले। बहुत सारे रीजन इकट्ठे हुए हैं, यूएसए ने उसके बाद जाकर इनके ऊपर अटैक किया। और इनकी भी हरकतें कम नहीं थी। निकोलस मदुरो की बहुत सारी ऐसी क्लिप्स हैं जहां पे ये डायरेक्टली ट्रंप को चैलेंज कर रहा है, यूएसए को चैलेंज कर रहा है। ना तुम्हारे पास सेल्फ डिफेंस के लिए कोई हथियार है, ना तुम्हारे पास आर्मी उतनी ताकतवर है, वो तो दिख गया ना, अभी 6 घंटे के अंदर तुम्हारा कंट्री खत्म। अब आप लोग ये सोचिए कि ये वेनेजुएला के ऊपर पूरा कब्जा, उसके प्रेसिडेंट को उठा के ले जाना, अनडेमोक्रेटिक तरीके से उसकी बीवी को भी उठा के, उनके बेडरूम से उसको उठा के ले जाना, सब हो क्यों रहा है, इससे फायदा किसको होगा। सबसे पहली बात, ट्रंप आज की डेट में दुनिया में, उसको वर्ल्ड पीस प्राइज चाहिए था, नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, उसको मिला नहीं। फीफा का कोई एक टुच्चा सा पीस प्राइज उसको मिला था, उससे वो सेटिस्फाइड था नहीं। और ये अब से नहीं चल रहा है वेनेजुएला का कांड, ट्रंप और मदुरो आपस में बहुत टाइम से भिड़ रहे हैं। तो ये ट्रंप के लिए एक पर्सनल विक्ट्री है, मानो चाहे ना मानो। दूसरी पार्टी, ट्रंप के जितने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंपेन था, जितना भी, इसके जितने भी लॉबी के मेंबर्स हैं, उठा के देख लो। यूएसए के सबसे बड़े बड़े ऑयल रिफाइनरीज जिनकी हैं, ऑयल के अंदर जिनका सबसे बड़ा बड़ा बिजनेस है, कारोबार है, वो सब के सब डोनाल्ड ट्रंप को फंड कर रहे हैं। वही लोग हैं जिनको एक टाइम पर वेनेजुएला की सरकार ने बाहर निकाला था, नस पाल के बैठे हुए थे वो लोग, कि एक बार हमारे टाइप का बंदा, बुश जैसा एक बंदा आ जाए और वो वेनेजुएला पे अटैक करे, तब आएगा मैं। अब इन लोगों का टाइम वापस आया। अब ये लोग डोनाल्ड ट्रंप से वो सारी शर्तें बनवाएंगे, अगला जो भी वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बनेगा वो यूएसए की शर्तों के हिसाब से ही बनाया जाएगा। ये बोलेंगे हम तेल निकालेंगे, उनको मानना पड़ेगा। ये हो सकता है कि यूएसए की आर्मी भी वहां पे डिप्लॉय करी जाए। तो यूएसए की बिजनेस जो लॉबी है, ऑयल की जो लॉबी है, उसको दूसरा सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा यूएसए के एक्सपोर्ट्स को। आपको क्या लग रहा है, ये यूएसए जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व लेके आज की डेट में बैठा हुआ है, खरीदे हुए, वो ऑयल प्रोड्यूस करके क्या करे, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में सस्ता तेल निकालेगा। रशिया को सीधा कंपटीशन देने के लिए सस्ता तेल निकाला जाएगा वेनेजुएला से, ताकि, रशिया के पास नहीं तो और क्या है, रशिया के पास और कुछ भी नहीं है।
रशिया के पास सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में ऑयल एक्सपोर्ट्स है, क्योंकि वो सस्ते में तेल बेच रहा है। इंडिया, चाइना और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि सस्ता तेल प्रेफर करते हैं, खरीद रहे हैं उससे। जिसकी जिसके पिछवाड़े में दम है वो खरीद रहा है भाई। हो सकता है वो इतना कम प्राइस निकाल दें वेनेजुएला वाले तेल पे कि हमें रशिया से अपने इंपोर्ट्स कम करने पड़े। हो सकता है हमें वो वाला ही तेल खरीदना प्रेफरेबल लगे शायद उस टाइम पे सरकार को। तो एक ही प्रेसिडेंट को किडनैप करने से इतने सारे फायदे निकल के आ रहे हैं, किसके? सिर्फ और सिर्फ एक यूएसए, जो आज की देश में दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, उसने साबित कर दिया। पूरे के पूरे देश, पूरी की पूरी मिलिट्री, पूरे के पूरे लोकतंत्र के बीच में से उठा के एक आदमी को लेके गया है, और उसकी बीवी को साथ में, और सबके सामने लाके पेश कर दिया कि लो हमने कराई, हम उठा के लेके आए, और तालियां बजवा रहा है दुनिया भर से। ना यूएन ने कंडेम करा, ना कनाडा ने कंडेम करा, ना फ्रांस ने कंडेम करा, ना जर्मनी ने कंडेम करा, ना इटली ने कंडेम करा। पूरा यूथ चुप है। जितनी भी दुनिया के बड़े बड़े डेमोक्रेसी पे लेक्चर देने वाले लोग हैं ना, सब चुप है आज की डेट। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पांच देश, सबसे बड़ा तो यूएसए खुद ही है। रशिया ने अभी तक बयान में जो भी बोला है वो यही बोला है कि भाई ये तो अनडेमोक्रेटिक है। अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब आगे क्या क्या हो सकता है, हम वो तीन चीजें डिस्कस करते हैं। पहली, फ्यूचर में अगर, क्योंकि इसका रीजन एक ये भी था कि रशिया और चाइना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार बैठे हुए थे वेनेजुएला के अंदर। अब क्या होगा, यूएसए अगर वहां पे बीच में आ गए तो रशिया और चाइना दोनों के जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रखे थे, पहली बात तो वो खत्म। अगर वो रिटेलिएशन पर आ गए तो हो सकता है कि जो क्यूबन क्राइसिस हुआ था, हो सकता है वैसा ही एक वेनेजुएलन क्राइसिस सामने निकल के आए साउथ अमेरिका से, जहां पे रशिया और अमेरिका वेनेजुएला की धरती पे अपना एक दोबारा से कोल्ड वॉर लड़ने की सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि चाइना ने उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है जितना रशिया ने किया है। तो फ्यूचर में अगर पुतिन भी पागल हो जाए, बावला हो जाए, यहाँ से कुछ ना कुछ ये भी कार्रवाई करनी शुरू करते तो कोई बहुत बड़ी बात है। दूसरा, फ्यूचर में और सबसे बड़ी चीज अब क्या हो सकती है, भैया तुम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के पीपड़ी बजाते थे ना, अब तुमने एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी शो करी है कि अगर जिस बंदे के पास पावर है, जिसके पास पैसा है, अगर वो चाहे तो दुनिया के किसी भी देश पे अब वो हमला कर सकता है, और अगर उस लैंड डिस्प्यूट है तो वो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं दूसरे क्षेत्र पे कब्जा करके। ये आपने एक सेट कराया अब स्टैंडर्ड। अगर इसी स्टैंडर्ड पे अब रशिया फुल ब्लोन यूक्रेन के ऊपर अटैक करके बोले कि यूक्रेन आज से मेरा है, तो अब आप डेमोक्रेटिक ग्राउंड्स पे आप हकदार नहीं होगे, आपका मीडिया हकदार नहीं होगा लोगों को कटघरे में खड़ा करने में। दूसरा, चाइना अगर ताइवान पर ऐसा ही कोई अटैक कर दे, अब अमेरिका या ईयू या ये जितने भी नेशंस हैं, डेमोक्रेटिक नेशंस जितने भी हैं, अब आप लोग सवाल नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि आपने यूएसए के ऊपर अभी तक कोई सवाल नहीं खड़ा करा। तीसरा, सबसे बड़ा जो फ्यूचर के अंदर हमारे लिए जो सबसे बड़ी पॉजिटिव कह लो चाहे नेगेटिव कह लो, अगर हम यूएसए का साथ खुल के दे देते हैं तो इसी मॉडस ऑपरेंडी के थ्रू हम अपना पीओके भी ले सकते हैं। फिर यूएसए वहां पे भी नहीं कुछ बोल सकता। फिर हम इसी चीज का एग्जांपल हम यूएसए को देंगे कि जब तुम करो तो ठीक है, हम करें तो गलत हो जाता है। कैसे भाई? तुम भी डेमोक्रेसी, हम भी डेमोक्रेसी, खेल लो, आ जाओ आपस में, लड़ लो। अगर हम चाहें अब अपना पीओके वापस लेना, मिलिट्री का यूज करके इन्होंने 150 से ज्यादा प्लेन उड़ाए हैं कैराकस के ऊपर, जो वेनेजुएला की कैपिटल है। भैया मनोज वाजपेयी का डायलॉग सच सच कर दिया इन्होंने, सारा इलाका धुआं धुआं कर रखा था। आर्मी से लेके, एयरफोर्स से लेके, रक्षा मंत्री से लेके, विदेश मंत्री से लेके, जितना भी उनका कैबिनेट था सारा, लगभग सबके घरों के आसपास बम गिरे। कितने मरे हैं अभी तक तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। और ये वो देश कर रहा है जो दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने के लिए निकला हुआ है। ये ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो तीन प्रिडिक्शंस अभी हैं जो ये मैंने करे हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कौन से प्रिडिक्शन सच होने के सबसे ज्यादा चांसेस है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।